गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और जैसा कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है, तो एक्चुअली इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ने वाले हैं, यानी कि सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी जिसे कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोलॉजी। इट इज also known as cell biology। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी एक ही होता है। उसका रीजन ये है कि साइटो जो ये वाली टर्म है साइटोलॉजी, इसमें साइटो का मतलब होता है सेल और बायोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। कई जगह इसका मतलब लिखा होता है टू डिस्पोज, COURSE। डिस्पोज का मतलब होता है उस चीज का अध्ययन करना, है ना। तो सेल के अध्ययन को हम कैसे करेंगे? साइटोलॉजी के थ्रू अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या कंसेप्ट दिया है तुम्हारी बुक में कि सेल ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो कि सेल कंपार्टमेंट जैसे दिखते थे। सेल क्या होता है? सेल वर्ड आया है सेलुलर से, है ना। और सेल्स क्या होते हैं? पुराने समय में किलों में जो कैद खाने होते थे, यानी कि कोठरियां, तो उनको सेल्स कहा जाता था या सेलर कहा जाता था। तो जब पहली बार एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ ने या रॉबर्ट हुक ने सेल्स को देखा तो वो कुछ इसी तरह की संरचनाएं दिखी जैसे कैदियों की कोठरियां होती हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें नाम दिया सेल। ठीक है, तो ये तो था पहला कंसेप्ट। अब देखो, कभी भी जब हम कोई माइक्रोस्कोपिक यानी कि छोटी चीज को देखेंगे जिसको सेल के डायमेंशन की होगी, सेल का डायमेंशन कितना होता है? लगभग 1 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर यानी कि 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, 10⁻⁻⁶ मीटर का मतलब ये है कि अगर हम 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े कर दें, है ना, तो उसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो 1 माइक्रोमीटर होगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर, उसको 1 माइक्रोमीटर कहेंगे। ये जो ऐसे करके लिखा है मैंने m से पहले, इसका मतलब माइक्रोमीटर होता है। तो जितने भी सेल्स होते हैं, ज़्यादातर सेल्स का डायमेंशन लगभग इसी रेंज का होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरियल सेल। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अब इतने छोटे डायमेंशन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए सबसे पहले क्या डिजाइन होना चाहिए? एक माइक्रोस्कोप डिजाइन होना चाहिए। और सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सा होता है? एक हैंड हेल्ड लेंस, जिसको कि मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं या मैग्नीफाइंग लेंस। और ये इतना सिंपल है कि इसमें इसको हाथ में पकड़ सकते हैं, सिर्फ एक ही लेंस होता है, इससे चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सकता है, लेकिन इसकी जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है। इसीलिए बाद में फिर एक से ज़्यादा लेंसेज को यूज़ करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स बनाए गए। ठीक है, तो ये तो है सिंपल माइक्रोस्कोप का एग्जाम्पल। इसको डिस्कवर किसने किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। ये तो डिस्कवरी हुई पहले माइक्रोस्कोप की। इसके बाद बात आती है LEEUWENHOEK, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, और सिंपल माइक्रोस्कोप वो होता है जो कि मैग्नीफाइंग लेंस की तरह उसमें सिर्फ एक ही लेंस है, और कंपाउंड वो होता है जिसमें कि 2 लेंस होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंटेन्स 2 लेंस। जो आँख के पास होता है उसको कहते हैं आईपीस, और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है जिसको हमें मैग्नीफाई करना है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। आईपीस आँख के पास वाला लेंस, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस। तो 2 लेंस मिलके उसकी इमेज को इतना बड़ा दिखा देते हैं कि हमें छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी दिखने लगती है। ठीक है, अब सबसे पहले सेल जैसे स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने, इसीलिए उसी ने ये टर्म दी थी सेल। और ये चीजें हम कब देख पाएंगे? जब माइक्रोस्कोप्स डेवलप होंगे। तो पहले माइक्रोस्कोप्स को डेवलप किया किसने? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब
आती है रॉबर्ट ब्राउन की। ये साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन भी याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो अभी तक हमने किस किस को देख लिया, सेल की डिस्कवरी को, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी को, और अब देख रहे हैं किसकी डिस्कवरी को, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस किसी भी सेल के, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद सबसे बड़ा ऑर्गेनेली यानी ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेल की सारी फंक्शंस को कंट्रोल करता है और सबसे बड़ा भी होता है, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है। सबसे आसानी से विजिबल होता है, डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ये कहती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो एक सेल के या एक से ज्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। All organisms are comprised of one or more cells। ये सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है कि सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी है, और इसको देने वाले कौन थे, श्लेडेन एंड श्वान। ये दोनों क्या थे, ये दोनों जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने ये देखा कि जूलॉजी यानी कि एनिमल सेल और बॉटनी यानी कि प्लांट सेल, दोनों की केस में जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनी है, जो फंक्शनल यूनिट्स हैं या फंडामेंटल यूनिट हैं, जिनको हम सेल कहते हैं। लेकिन फिर बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम रुडोल्फ विर्चो था, उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया। विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया कि सारे सेल्स पहले से मौजूद सेल्स के डिवीजन से आते हैं, यानी कि कोई भी सेल जीरो में से पैदा नहीं हो सकता या नॉन लिविंग चीजों से पैदा नहीं हो सकता। सेल के बनने के लिए पहले से मौजूद सेल्स का होना जरूरी है, जिनमें डिवीजन से नए सेल बनेंगे। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। All cells come from pre-existing cells। इन्होंने अपनी भाषा में बोला था, वो था omnis cella e cellular। इसका क्या मतलब हुआ लैटिन में? इसका मतलब हुआ कि all cells come from pre-existing cells। omnis, omnis cella, cella cellula, cellular, omnis cella e cellular, यानी कि all cells come from pre-existing cells only। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें इन्होंने सेल्स के अलग अलग वेराइटीज दिखाई है। तुम्हारी बुक में एक डायग्राम है फिगर 5.2 और 5.3, है ना। अब इसमें देखो कितने अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं वो दिखाए गए, जैसे रेड ब्लड सेल, अनियन सेल, इसके अलावा नर्व सेल, मसल सेल, व्हाइट ब्लड सेल, फैट सेल। हर सेल का अलग अलग फंक्शन है और फंक्शन के हिसाब से ही उनके स्ट्रक्चर है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जैसा उनका स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से उनकी फंक्शन है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसी उनकी फंक्शन है उसी हिसाब से उनका स्ट्रक्चर है। जैसे आरबीसी का फंक्शन अगर ऑक्सीजन को कैरी करना है यानी गैसेस का ट्रांसपोर्ट है, तो वो क्या करते हैं कि उनका वो इस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर है कि थोड़ी सी भी गैस यानी कि ऑक्सीजन बाहर ना निकलने पाए, है ना। क्योंकि अगर वो रास्ते में ही सारी निकल जाएगी तो आगे वो टिश्यूज को क्या देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से मसल के जो सेल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को मूव कराना है, लिम्स को मूव कराना है। तो मसल के सेल के पास क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो सिग्नल लेकर कॉन्ट्रैक्ट करे यानी किसी को रिलैक्स करे, फिर से अपनी पोजीशन में आ जाए, है ना। उसके
अंदर एक्साइट होने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो मसल का सेल्स की शेप उसी हिसाब से कि वो सिग्नल ले सकती है। चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हम अपने आसपास देखते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। जैसे कि किंगडम प्लांट में जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स यानी जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जिन पे फ्लावर लगते हैं, जिनको कि फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स, वो प्लांट में आते हैं। इसके अलावा किंगडम एनिमेलिया में यानी कि एनिमल्स में आने वाले जो प्लांट्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सबके सब मल्टीसेलुलर होते हैं। किंगडम फंजाई के कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीसेलुलर। अब हम देखते हैं यूनिसेलुलर यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जिनकी बॉडी एक सेल से बनी होती है। तो दो किंगडम्स हैं, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किंगडम्स क्या होते हैं? किंगडम्स कैटेगरीज होती हैं, जिन कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को बेटर स्टडी करने के लिए क्लासिफाई किया गया है। तो ये 5 कैटेगरीज यानी किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंजाई। इनमें से इन दोनों के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि ऐसे जिनकी बॉडी एक सेल की बनी है, और ये 3 ऐसे हैं जिनके अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हालांकि कुछ प्लांट ऐसे हैं और कुछ फंजाई ऐसे हैं जिन जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर उनके केस में क्या है? मल्टीसेलुलर, और इनके केस में सबके सब क्या है? यूनिसेलुलर। और कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं तुम्हारी बुक में, उन एग्जांपल्स के नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो, अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। है ना? अब ये चारों क्या हैं? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अमीबा किसमें पाया जाता है? प्रोटिस्टा में। क्लैमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है लेकिन ये एक एल्गी है, तो ये पाया जाता है प्लांट में। अमीबा पाया जाता है प्रोटिस्टा में, पैरामीशियम भी पाया जाता है प्रोटिस्टा में, और बैक्टीरिया पाया जाता है मोनेरा में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग किंगडम्स के हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर है। और मल्टीसेलुलर के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एनिमल्स में सभी है ना, ह्यूमन बींग्स अपने आप में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा जो हायर प्लांट्स हैं ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद बात आती है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्या होता है। देखो, यूनिसेलुलर में जो एक सेल की बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, उसी को सारे फंक्शंस कैरी आउट करने हैं, है ना, उसी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाना है, उसी को रेस्पिरेशन, है ना, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सारे फंक्शन उसी को करने हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटवारा। हर एक टाइप का जो सेल है वो एक अलग फंक्शंस कैरी आउट करेगा। जैसे स्किन के जो सेल्स होंगे वो अलग फंक्शन कैरी आउट करेंगे, मसल के सेल अलग फंक्शन कैरी आउट करेंगे, है ना, आरबीसी अलग फंक्शन कैरी आउट करेंगे, नर्व सेल्स अलग फंक्शन कैरी आउट करेंगे। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर काम का जो डिवीजन होता है वो ऑर्गेनेलीज के बीच में होता है ना, वहाँ पर अलग अलग टाइप के सेल्स नहीं होते। ये डिफरेंस है। तो अभी हम जो स्टडी करेंगे वो एक एक करके इन्हीं ऑर्गेनेलीज को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखो, अब हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं।
सेल के सबसे बाहर प्रेजेंट होती है एक सेल वॉल, उसके बाद प्रेजेंट होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन, बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और ये जो फ्लूइड अंदर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये कुछ कॉमन चीजें हैं, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जो सेल वॉल वाला कंपोनेंट है, सेल वॉल एनिमल सेल को छोड़ के बाकी सभी के अंदर पाई जाती है। जैसे कि मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है, यानी बैक्टीरिया में होती है। प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होती है ना। इसके अलावा फंजाई के ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होती है। एनिमल्स प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, न्यूक्लियस सारे सेल्स में होता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है ना। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से सेल्स हैं? वो होते हैं बैक्टीरियल सेल्स। सबसे शुरू में जो किंगडम आती है मोनेरा, उनके सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड, ये प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन भी सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम से एक एक करके ये सभी ऑर्गेनेलीज की, लेकिन एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनमें एक ही सेल होता है। मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की। सेल को अगर इस बेसिस पर क्लासिफाई करें कि वो सिंपल हैं या एडवांस्ड हैं, तब इस तरह का क्लासिफिकेशन आता है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ एक किंगडम में पाए जाते हैं, उसका नाम है मोनेरा। यूकैरियोटिक बाकी सभी में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। इनके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता, इनके अंदर ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। इसको मैं एक बड़ी टेबल बना के डिफरेंसेस लिख देता हूँ। प्रोकैरियोटिक और इस साइड लिख लेते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में नो ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट। ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनेली कहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर वो सब एब्सेंट होते हैं। तो काम कौन करता है? वो उनके जो एंजाइम्स हैं, यानी उनके अंदर के जो केमिकल है ऑर्गेनेलीज के, वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसके बाद आता है प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा, और इधर आएगा प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट
स्मॉल इन साइज, ये होते हैं लार्ज इन साइज, है ना। इनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, यानी कि काम का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनली नहीं है, काम का बंटवारा कैसे होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। इनके न्यूक्लियस में मोर देन वन क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये है डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल्स के। एक बार देख लेते हैं कि क्या इनके और भी कोई डिफरेंसेस हैं। और एग्जांपल दिए हैं बुक में, जैसे इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लूबिनेली, और इनके एग्जांपल देखो ये सब दिए हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, है ना। इन किंगडम्स के सारे ऑर्गेनिज्म इनके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे नेक्स्ट वाला जो टर्न होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनेलीज को एक एक करके, जैसे कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, है ना, उनकी फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स के साथ।